नमस्ते सभी को। जो भी भाई बहन मुझे देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे आप सिलेक्टेड हो चाहे अनसेलेक्टेड हो। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने की सोची है। इससे पहले मैंने कभी भी इक्वी परसेंटाइल पे, नॉर्मलाइजेशन पे नहीं बोला है। इसके अंदर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा और कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखूँगा इसके अंदर की। हमारी भर्ती है जो एचएसएससी की, मेल और फीमेल कांस्टेबल की, उसके अंदर अभी तक क्या क्या चीज़ें चली हुई हैं और उसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। उससे पहले मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस क्या करूंगा, वो चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपके काम की है भी या नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके अंदर इक्वी परसेंटाइल वर्क कैसे करेगा, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होंगे, उसका बेस क्या होता है। उसके बाद हम इसके अंदर एक्यूरेसी, मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कह रहे थे कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के लिए आपका एक्यूरेसी यानी कि नेगेटिव मार्किंग होना ज़रूरी होता है। इस तरीके से जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं वो करेंगे। मीन का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है, ये ऊपर से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना चैलेंजेबल होता है, जो इक्वी परसेंटाइल से निकाला गया है अपना फाइनल रिजल्ट में, आपने देखा होगा वो। और इसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं जो फीमेल कांस्टेबल को डरा रहे हैं ना कुछ साथी। मैं कहूँगा कि वो मेरा नाम लेके या दूसरे जो साथी काम कर रहे हैं ना अच्छे तरीके से, वो हमारा नाम लेके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं कि उनको क्रिटिसाइज कर दो। मैं बता दूं, 16 मार्च को घर से निकले थे, सॉरी 15 मार्च को घर से निकले थे और 16 जून में जाके हमारा रिज़ल्ट आया। 3 महीने तक लगभग 30 प्रोग्राम किए हैं हमने, लगभग 30, और 30 प्रोग्रामों की प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में और जाने में कहीं पर भी कसर नहीं छोड़िया। दिन रात कैरियर दाव पे लगा के, टाइम और घर की सुन के तब जाके ये रिज़ल्ट निकलवाया है। और अब भी अगर आपको लगता है कि 2-4 जनों के बोलने से दीपक ये सोच रहा है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो आपके माइंड से निकाल दो, भर्ती कैंसिल करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिज़ल्ट नहीं निकलवाया था, ठीक है। तो ये जो सोच रहे हैं ना कि मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि हम हाईलाइट हो जाएं कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो साथी समझदार है, जो भी भाई बहन समझदार है, वो ये वीडियो देख लेना और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि ये इतनी बातें अगर आपको पता है तो फिर भी आप इस तरीके की बात करोगे या नहीं करोगे जो बोली जा रही हैं। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज हम वीडियो के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ जो नेगेटिव पॉइंट बताए जा रहे हैं भर्ती से रिलेटेड की, जैसे नोटिफिकेशन आपका लड़कियों के जो एग्ज़ाम होने के बाद आया नॉर्मलाइजेशन का, उसका क्या मतलब है। रिज़ल्ट रिवाइज बिना कोर्ट के हो गया, उसका क्या मतलब है। फॉर्मूला ठीक से अप्लाई हुआ भी है या नहीं एचएसएससी से, क्योंकि जब एजी साहब वहाँ पे नहीं जाते हैं तो कोर्ट के अंदर बहस करने के लिए, तब वो चीज़ें हमारे लिए कितना चिंता का विषय बन जाती हैं। और मेल और फीमेल कांस्टेबल पे अलग अलग ऑर्डर आना, यानी कि रिज़ल्ट पे ज्वाइनिंग पे स्टे आना फीमेल पे और मेल के ऊपर नहीं आना, ये कहाँ तक ठीक है। और मेल कांस्टेबल की भर्ती और फीमेल कांस्टेबल की भर्ती में कितना अंतर है, ये चीज़ें हम देखेंगे सारी की सारी। अब मैं इक्वी परसेंटाइल से शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि इक्वी परसेंटाइल पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सुन लो भाई। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए बेसिकली 2 टाइप के फॉर्मूले आपके सामने हैं। सबसे पहला तो है आपका जो परसेंटाइल था, एक इक्वी परसेंटाइल हो गया, और एक जो स्टैंडर्ड जो नॉर्मलाइजेशन होता है आपका वो हो गया। अब वो जो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन होता है वो एसएससी यूज करता है उससे और इक्वी परसेंटाइल में क्या अंतर है, ये चीज़ें देख लीजिए आप। जो एसएससी वाला फॉर्मूला होता है उसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग होना ज़रूरी होता है, यानी कि आपकी यहाँ पर जो एक्यूरेसी का जो मैटर है वो आ जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन वाला है, जेड स्कोर जिसको बोलते हैं, वो फार्मूला अपनी भर्ती में अप्लाई नहीं हुआ है। एचएसएससी ने नॉर्मलाइजेशन के लिए परसेंटाइल और इक्वी परसेंटाइल को चूज किया। परसेंटाइल और इक्वी परसेंटाइल दोनों चीज़ें एक हैं, कोई ये मत सोचना कि अलग अलग चीज़ें हैं। बताता हूँ डिटेल में सब, जब समझो। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
तो इसी करके आपका एक्यूरेसी का कोई लफड़ा नहीं खड़ा होता और इक्वी परसेंटाइल आपका लागू हो जाएगा आराम से। अब मैं इक्वी परसेंटाइल को अगर एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ कि इक्वी परसेंटाइल है क्या, और ये काफ़ी इजी है इससे और काफ़ी एक्यूरेट भी है। अब मैं एक लाइन में अगर बोलूँ कि आपकी जो फाइट थी वो आपके ही कोड के थे, खुद के कोड से थी, यानी कि आपके खुद के कोड से आपकी फ़ाइट थी, आपकी शिफ्ट से भी आपकी फ़ाइट नहीं थी। और आपकी जो 31 मान लो, 1 मान लो और 2 नवंबर मान लो, ये 3 डेट में आपके एग्ज़ाम हुए ना, तो डेट की तो अलग छोड़ो, आपकी जो फ़ाइट है वो आपके ही शिफ्ट के अंदर के स्टूडेंट्स के साथ नहीं थी, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है, इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला लगा है वो आपके कोड वाइज लगा है और ये कोड वाइज ही लगेगा। कहीं ये वहम हो किसी को कि शिफ्ट वाइज बोला गया था, शिफ्ट वाइज सिर्फ बताने के लिए बोला गया था कि वो चीज़ें आसान हो यहाँ पे। क्योंकि जो आपने वो वीडियो देखी होगी मेरी, परसों डाली थी जो मैंने, उसके अंदर ISI दिल्ली से जो रिप्लाई आया है प्रोफेसर का, उसने सारी बातें डिस्कस की है मैंने इक्वी परसेंटाइल पे कि वहाँ पे उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे और प्रिजम्पटिव स्केल क्या होता है, उस जिसको इक्वी परसेंटाइल बोला उसने, और वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर ये एक लाइन आपको आपको समझ में आ गई ना कि आपकी लड़ाई दूसरी कैटेगरी के बच्चों के साथ नहीं है, दूसरी शिफ्ट या दूसरी कोड के साथ नहीं थी, आपकी लड़ाई खुद के कोड में थी। अब आपकी कोड में ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठ गए या ज़्यादा स्कोर उसके अंदर ज़्यादा ईजी आ गया, तो वो आपका फॉर्च्यून लगा लो, ये आपका लक लगा लो, आपका वो लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो उस पर आप कोई चीज़ें बहस करने योग्य नहीं है। अब मैं बता दूं आपको कि इक्वी परसेंटाइल कैसे काम करता है। ये चीज़ें होगी। इक्वी परसेंटाइल का मतलब ये है डेफिनेटली कि मान के चलो कि आपकी 100 पोस्ट हैं और 10 बारी में आपका एग्ज़ाम लिया गया 10 कोड में, तो आपके बाटे आई 100 पोस्ट, ठीक है ना। तो इन 100 पोस्ट में से मान के चलो 50 पोस्ट आपकी UR की होगी, आपका 20% रिजर्वेशन SC का हो गया मान के चलो, ठीक है, 10 उसका हो गया, 10 उसका हो गया। इस रेशो में जो आपके मान के चलो ये A कोड है, A कोड में आपके मान के चलो 10,000 बच्चे बैठे, इन 10,000 बच्चों में से ये पोस्ट जो ये कैटेगरी भी अलग अलग होगी ऑब्वियसली, इस कैटेगरी में जो अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं उस कैटेगरी के हिसाब से ये जो पोस्ट हैं इनको अलॉट हो जाएंगे। यानी कि 100 पोस्टें आपकी 105 हो सकती हैं, 95 रह सकती है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। लेकिन एवरेजली आपकी जो पोस्टें हैं वो मान के चलो कि 10 कोड में अगर हुई हैं तो 10 कोड के अंदर आपकी वो चीज़ें बंट जाएंगी। यही इक्वी परसेंटाइल कहता है। तो यहाँ पे जो आपका इसके अंदर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है, बच्चे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को कि यहाँ पे मेरा स्कोर इतना था, 10 का डिफरेंस हो गया, नॉर्मलाइजेशन 20 क्वेश्चन का हो गया। मैं बता दूं UPSI में इक्वी परसेंटाइल 2017 में भी लगा था, 2019 वाली भर्ती में भी लगा है, यानी कि और रेलवे में भी लगता है, बैंकिंग में भी लगता है और डिफरेंट बोर्ड इंडिया के में लगता है और सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव है। ये चीज़ें तो इसकी ऑथेंटिसिटी को दिखाती है। और रही बात इसके काम करने की, तो ये रिगार्ड लेस होता है कि इससे आपके स्कोर से। अगर आपके एक कोड में 90 वाला टॉपर है और दूसरे कोड में 60 वाला टॉपर है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ये मान के चलो 30 का डिफरेंस हो गया, तो ये नंबर जो है मायने नहीं रखते कि आपका 10 क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया, 20 क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया, कुछ भी हो गया। आपके कोड के अंदर आपकी जो शिफ्ट थी उसके अंदर जितनी पोस्ट आपके अलॉट में आई, उस पोस्ट में आपकी कैटेगरी में आप वहाँ पे रैंक कर पाए या नहीं कर पाए, यही है इक्वी परसेंटाइल। बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं बताऊँगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी भी पॉइंट डिस्कस करने हैं। और रही बात अब नोटिफिकेशन के बाद में आने की या पहले आने की, तो ये आपका इसका SSC का ये नोटिफिकेशन है, कांस्टेबल GD का, CAPF NIA SSF और राइफलमैन और असम राइफलमैन में, इसमें ये 8/2 को निकाला गया था, जिसके लिए ये एग्ज़ाम होने थे इनके 11/2/2019 को। यानी कि आपका जो मेन नोटिफिकेशन होता है उसमें कोई मेंशन नहीं था कि आपकी क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन होगी, लेकिन बाद में एग्ज़ाम से पहले आपने कर दिया। यानी कि मेल में तो ये फिट बैठ जाता है, लेकिन फ़ीमेल में फिट नहीं बैठता, क्योंकि फ़ीमेल का एग्ज़ाम हो चुका था। तो इसके ऊपर डिबेट का विषय ये है कि आपका जो जज साहिब है वो क्या सोचते हैं कि हाँ
आप जो HSSC है वो आपको रिप्लाई देगी, वो पॉइंट रखेगी कि क्लर्क में इतने एक शिफ्ट से लग गए, डी ग्रुप में इतने लग गए सर, पिछली बार जो पुलिस में है उसमें एक शिफ्ट में से इतने ज़्यादा लग गए आसान आने से। तो वो सारे का सारा जो पॉइंट है वो आपका जज के ऊपर रहता है कि फीमेल कांस्टेबल में आपका जो नोटिफिकेशन है वो बाद में दिया गया नॉर्मलाइजेशन का। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इसके बाद ये जो अभय भट्ट हैं, ये कल मैंने वीडियो बनाई थी परसों, उसने जो क्लियरली सारी की सारी बातें इतनी अच्छी तरीके से मेंशन कर रखी है। देखिए आपको भी पता है कि जब फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट परसेंटाइल से आया था और उसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए थे, कितना बवाल खड़ा हुआ था। उसके बाद कितनी बार दिल्ली ISI से मीटिंग हुई है HSSC के ऑफिशियल की, आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा। लेकिन ISI दिल्ली ने रिटर्न में नहीं दिया उनको कि ये जो फॉर्मूला जो ये आपने रिजल्ट निकाला ये ठीक है। उन्होंने जो ये 3 मार्च को ये दिया ना रिटर्न में, ये चीज़ें कंसीडर करने योग्य हैं। कहीं ये सोचो कि ये छोटा मोटी चीज़ है, बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये 3 मार्च को उन्होंने जो दिया है ये कंसीडरेबल है। और इस 3 मार्च वाले रिप्लाई में उन्होंने क्लियरली कहा है कि सेकंड स्टेज नॉर्मलाइजेशन में आप परसेंटाइल जो होता है वो सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेप था, यानी कि परसेंटाइल ठीक है, वहाँ पे आगे आप इक्वी परसेंटाइल लगा सकते हो। दी नॉर्मलाइज स्कोर शुड स्टिल बी डोंट दी परसेंटाइल, यानी कि जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनाया गया है ना अपना, देखा होगा आपने, वो किस पे बेस होगा, परसेंटाइल पे बेस होगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि परसेंटाइल और इक्वी परसेंटाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ इक्वी परसेंटाइल आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनाने के लिए लागू किया गया। अगर आगे सेकंड स्टेज पे आपके सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन के मार्क्स नहीं जुड़ने होते तो ये आपका परसेंटाइल से ही ओके रहता सारी चीज़ें, फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। रही बात आगे, अब इसने यहाँ पे रिप्लाई की तो इन्होंने कहा कि आगे फर्दर स्टेजेस आप चाहे इंटरव्यू भी लगा लो इसके अंदर, चाहे कितनी स्टेज जोड़ लो, जो आपने रो मार्क्स बना दिए ना, ये सारे के सारे देखो ये नोट में लिख दिया उन्होंने ISI दिल्ली ने, नोट दैट दिस नॉर्मलाइज स्कोर इज़ कम्प्लीटली कंपैटिबल विद द परसेंटाइल, यानी कि ये परसेंटाइल है और इसको आप कहीं तक भी चले जाओ, इक्वी परसेंटाइल से जो आपने ये निकाला है ये प्रिजम्पटिव स्केल के बेस पे निकाला गया। प्रिजम्पटिव स्केल कैसे डिटरमाइन होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये पूरे के पूरा रिप्लाई पढ़ लेना, मेरी उस वीडियो में मैंने ग्रुप में भी डाला है। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हरियाणा पुलिस वॉरियर ग्रुप के नाम से अपना ग्रुप है, उसके अंदर जुड़ जाओ, वही ऑथेंटिक है, वही ओरिजिनल अपना ग्रुप है जिसके अंदर मैं भी हूँ और रौनक भी है और बाकी सारे जो साथी हैं जिन्होंने रिजल्ट निकलवाने के लिए प्रयास किए हैं। तो ये इसके अंदर ये रिप्लाई है ना, मैंने पूरा डिकोड किया था, 20 मिनट लगी थी मुझे, वो वीडियो देख लेना या फिर आप खुद पढ़ लेना अगर समझदार हो आप, कि किस तरीके से आपका परसेंटाइल पे कोई भी आपका उंगली नहीं उठाया जा सकती। अब रही बात जो अगले पॉइंट हैं उनकी, वो पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। क्या रह गए कि जो नॉर्मलाइज स्कोर की बात होगी अपनी, अब बात रहेगी कि आपका जो रिजल्ट है वो बिना कोर्ट के दे दिया गया, उसके ऊपर क्या है। बिना कोर्ट के रिजल्ट देना फीमेल कांस्टेबल का ये थोड़ा सा सेटबैक है, ओनली हल्का सा, ये मान के चलो 1-2%, और 1-2% को भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ लड़कियों के लिए, फीमेल कांस्टेबल के लिए, क्योंकि ये सेटबैक नहीं होता अगर AG साहब जो लास्ट हियरिंग है वहाँ पे चले जाते और वो हफ्ते का 10 दिन का स्टे उनको नहीं मिलता। फिर अब AG का ना जाना कितना बड़ा सेटबैक है वो मैं बता देता हूँ आपको। AG का ना जाना भी इतना बड़ा सेटबैक नहीं है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है वो सबको पता है, HSSC भी कॉन्फिडेंट है और वो भी कॉन्फिडेंट है, वो इसको इतना हाईली रिकमेंड नहीं कर रहे, केस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हटती। लेकिन जज साहिबा ने बोल दिया कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी फीमेल की, तो अब डेफिनेटली 15 तारीख को वो जाएंगे और वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे और स्टे आपका उसी दिन हट जाएगा फीमेल कांस्टेबल से भी, ठीक है। तो ये बात हुई, और हो सकता है कि मैं भी 14-15 तारीख को आपका चंडीगढ़ पहुंच जाऊं, जो अपने वकील हैं और जो दूसरे अपने सोर्स हैं उनसे बातचीत करके, इंटरव्यू करके आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी क्लियर कर दें कि मामला अभी तक कहाँ पे अटका हुआ है। तो ये सारी बातें थी, बाकी कुछ रह गई हों तो वो आगे डिस्कस कर लेंगे, और किसी के भ्रम में फैलने की पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये मान के चलिए कि ये कोड वाइज ही, आपका कोड से ही आपका सारे का सारा कंपटीशन था, दूसरे से कोई नहीं था। अगर आप ये छोटी सी बात समझ जाओगे तो आप
इतने सारे क्वेश्चन नहीं करोगे मेरे से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप सभी नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, आप सभी के भविष्य उज्जवल रहे, इसकी हम कामना करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।